हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीएनसी जेई। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। इसका लेक्चर नंबर 1 है। हम पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, 3-4 जितने भी लेक्चर लगे, और पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट ऑन जेई एंड नीट। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, ये दो मेजर पार्ट हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं। एमिनो एसिड्स के अंदर फिर कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, कि आपके फाइब्रस प्रोटीन है, ये सब जनरली मेन से पूछा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स का पार्ट है, ये आपका एडवांस ओरिएंटेड है ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। वाटर कार्बोहाइड्रेट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, इस तरह की चीजें हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लिख लीजिए। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच ऑन hydrolysis produces polyhydroxy aldehyde और कीटोन्स। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। अभी हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो, ये क्या कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उनका हाइड्रोलाइसिस करने में भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, धीरे धीरे सब कवर अप हो जाएगा। अभी आप पहले डेफिनेशन लिखी, ये होगी हमारी कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। एक आपके होते हैं मोनोसैकेराइड्स, उसके बाद बारी आती है आपके ऑलिगोसैकेराइड्स, और तीसरे नंबर पर आपका आता है पॉलीसैकेराइड्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, व्हाट आर ऑलिगोसैकेराइड्स एंड व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हिच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकते, या ये बोलो कि जिनको हाइड्रोलाइसिस करने पे कुछ मिलेगा ही नहीं, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस नथिंग, आर मोनोसैकेराइड्स एज दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। ये दो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको मिल जाएंगे मोनोसैकेराइड्स के, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। नाउ व्हाट आर ऑलिगोसैकेराइड्स? ऑलिगोसैकेराइड्स which on hydrolysis produces 2 to 10 units of monosaccharides. मतलब जो चीजें जो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइसिस पे 2 से 10 यूनिट्स तक आपके मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज ऑलिगोसैकेराइड्स। अच्छा, मतलब हमारे जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, या हमारे जो ट्राइसैकेराइड्स होते हैं, डाई से मतलब क्या? जो 2 दे रहे हैं, ट्राई से मतलब क्या? जो 3 दे रहे हैं। तो जो ये होते हैं, ये सब ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नीचे पॉलीसैकेराइड्स भी एक्सप्लेन करना है। डाइसैकेराइड्स इनके कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका सुक्रोज है, सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। आपका लैक्टोज है, जिसमें आपको गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स में एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल C18H32O16 रेफिनोज। रेफिनोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो रेफिनोज के हाइड्रोलाइसिस में आपको 3 चीजें मिलेंगी, तीनों में यहां लिख देता हूं, छोड़ देता है कि पॉलीसैकेराइड्स
बाद में कर लेंगे, मतलब इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ जगह की थोड़ी स्पेस की दिक्कत है। रेफिनोज में आपको, जब रेफिनोज को आप हाइड्रोलाइज करवाएंगे, रेफिनोज है क्या C18H32O16, जब आप रेफिनोज को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तीन C6H12O6 मिलेंगे तो एक साथ क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग है? ये आपका ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, और लास्ट वाला गैलेक्टोज है। So what so far we have discussed? We have discussed carbohydrates which on hydrolysis, which are polyhydroxyaldehyde or ketones, which on hydrolysis produces polyhydroxyaldehyde or ketones. Now the further carbohydrates can be divided into three categories: monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Polysaccharides I have not explained yet. Monosaccharides which can't be further hydrolyzed, for example glucose, fructose, etc. Oligosaccharides which on hydrolysis produce 2 to 10 units of monosaccharides. जैसे कि डाइसैकेराइड्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, सॉरी गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज, ट्राइसैकेराइड्स, रेफिनोज, C18H32O16। हाइड्रोलाइसिस करने में क्या थी, तीन चीजें मिली हमें, C6H12O6, 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 ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। अब आ जाते हैं जो तीसरी चीज हम डिस्कस करने वाले थे, योर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में आपको क्या नोटेबल चीज है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस मोर देन 10 यूनिट, जहां 10 यूनिट से भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस मोर देन 10 यूनिट्स। मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ व्हाट? मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं? आपका स्टार्च, ठीक है, आपका सेल्यूलोज एक्सेट्रा। नोट करिए इसको, ये आपके एग्जांपल कन्वर्ट होगा। तीन चीज हमने बता दी। हमें डिटेलिंग में क्या पढ़नी है? हमें डिटेलिंग में मोनोसैकेराइड्स पढ़ना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब पढ़ना है। ओलिगोसैकेराइड्स में हमें सुक्रोज पढ़ना है, लैक्टोज पढ़ना है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेल्यूलोज, इस तरह के अलग अलग एग्जांपल पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, इस पूरे पार्ट को इरेज करते हैं। और हेडिंग डालिए मोनोसैकेराइड्स। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल मोनोसैकेराइड्स। एक एक मोनोसैकेराइड को जो हमारे सिलेबस में हमें इंपॉर्टेंट उनको पढ़ना है। एंड दिस लेक्चर इज फॉर बोथ जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस। कुछ भी चीज इसमें छुड़वाई नहीं जाएगी, पूरा कंसेप्ट लास्ट तक कवर किया जाएगा। And this is the lecture number 1. Okay. Moving on, हम आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स पे। सबसे जो दो इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स वी हैव टू लर्न इन आवर सिलेबस आर ग्लूकोज नंबर 1 एंड फ्रुक्टोज नंबर 2। सबसे पहले ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर फ्रुक्टोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। याद करने का तरीका, HOH, HOH, OHH, HOH और ऊपर CHO। लेफ्ट राइट, H को मान लीजिए लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ठीक है। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से इसको याद कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ग्लूकोज होता है इसको हम बोलते हैं, मतलब इस तरह के जो कंपाउंड्स है जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है इनको हम बोलते हैं एल्डोज, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको बोलते हैं एल्डोज। एंड व्हाट आर एल्डोज? द मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप आर नोन एज एल्डोज, ठीक है। ये आपका एल्डोज हो जाता है। जो आपका फ्रुक्टोज होता है इसको हम बोलते हैं कीटोज। जेईई में क्वेश्चन भी आया था 2021 में, आई जस्ट कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट शिफ्ट, कि इसमें से कीटोज कौन सा, जो फ्रुक्टोज वाला आंसर था वो कीटोज था। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O,
CH2OH, HOH, HOH, OHH. दिस इज योर फ्रुक्टोज. ठीक है. मोनोसेक्राइड्स हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप आर नोन एज एल्डोज. मोनोसेक्राइड्स हैविंग कीटोन ग्रुप आर नोन एज कीटोज. फ्रुक्टोज जो हमारा कीटोज का एग्जांपल आ जाता है और ग्लूकोज हमारा एल्डोज का एग्जांपल आ सकता है, मतलब आ जाता है. ठीक है. अब चलिए आगे चलते हैं. ग्लूकोज को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब ग्लूकोज के बारे में हमें पढ़ना है. बट उससे पहले एक छोटी सी चीज, हमारी पहली जो हमें मोनोसेक्राइड पढ़ना है वो ग्लूकोज है. बट बिफोर मूविंग ऑन टू ग्लूकोज, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए. डेफिनेशंस. व्हाट आर एनोमर्स? इनफैक्ट एनोमर से पहले लिखिए व्हाट आर एपीमर्स. आपके एपीमर्स क्या होते हैं? ठीक है. डायस्टीरियोमर्स which differ in configuration at only one carbon. ठीक है. So what do you understand by this? Diastereomers differ in configuration at only one carbon. मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं. ग्लूकोज के दो एपीमर हमें पढ़ने हैं. एक होता है ग्लूकोज का C2 एपीमर, एक होता है ग्लूकोज का C4 एपीमर. C2 एपीमर का नाम क्या है? C2 एपीमर का नाम है माल्टोज. सॉरी, माल्टोज नहीं, मैनोज. माल्टोज पे इसका डाइसेकाराइड होता है मैनोज. ठीक है. और C4 एपीमर क्या होता है आपका? गैलेक्टोज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय C4 एंड C2 एपीमर? तो व्हाट आर योर बेसिकली एपीमर्स? आप ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करिए. 1 2 3 4 5 6. आपके 6 कार्बन आ गए. ठीक है. अब हमें क्या करना है? डायस्टीरियोमर्स विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट ओनली वन कार्बन. आप पहले C2 पे चेंज मारिए. जब आप C2 पे चेंज मारिएगा, C2 की कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा. ये OH इधर आ जाएगा. ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का बन जाएगा. HOH, HOH, OHH और C2 में हमने चेंज मारा है तो ये भी OHH. ये आपका बन गया. ये जो आपका डी ग्लूकोज था, इसका जो C2 एपीमर है, ये आपका बन जाएगा डी मैनोज. C2 एपीमर. ठीक है. अब आप समझ रहे होंगे कि C4 एपीमर से क्या मतलब है. ग्लूकोज के जब आप फोर्थ कार्बन पे इंटरचेंज मारिएगा, इस फिगर को देखते हुए मैं यहां ऐसे बना रहा हूं. C4 पर इंटरचेंज मारिए, तो C4 पर जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा. HOH, H, एक मिनट, 4 नंबर है ना. हाँ, इसमें इन्वर्जन होगा तो यहां आ जाएगा OHH, यहां आ जाएगा OHH और यहां आ जाएगा आपका वापस से HOH, नीचे CH2OH. इस वाले स्ट्रक्चर नंबर ये 2 है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है. पहला और दूसरा स्ट्रक्चर C2 एपीमर है. रीजन, सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है. पहला और तीसरा स्ट्रक्चर C4 एपीमर है. रीजन, फोर्थ पोजीशन पर देखिए इंटरचेंज आया है. 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे चेंज आया. ये आपका बन जाएगा डी गैलेक्टोज. डी गैलेक्टोज इज योर C4 एपीमर. Now, an important question or an important trick you can say. जनरली बच्चों को ये तो याद रहता है कि C2 एपीमर एक होता है, एक C4 एपीमर होता है. बट बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि C2 कौन सा है, C4 कौन सा है. तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है. आप 4G याद रख लीजिए, इफ यू कैन रिमेंबर. अगर आपको 4G का कोड याद है तो आपको पता चल जाएगा. 4 स्टैंड्स फॉर फोर्थ एपीमर एंड G स्टैंड्स फॉर गैलेक्टोज. अब आपको इतना तो याद रहता है कि एक C2 होता है, एक C4 होता है. और अगर आपने 4G याद रख दिया तो आपको ये पता चलेगा कि G का मतलब आपका गैलेक्टोज है. सो दीज आर योर 2 एपीमर्स विच यू नीड टू मेमोराइज. आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके एनहांसियोमर पर. अगला हमें देखना है ग्लूकोज का एनहांसियोमर इस पूरे के बाद. नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट आर एनहांसियोमर्स.
आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब आप अगर ग्लूकोज की जो मिरर इमेज लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज का एंटीमर क्या है और उसका नाम क्या है। सो जस्ट पुट अ मिरर। ये 4G वाली टेक्निक याद रखिएगा। 4G स्टैंड फॉर फोर्थ एपिमर, दैट इज गैलेक्टोज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने यहाँ एक मिरर रखा, ठीक है, और अब हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज बनाते हैं। वर्टिकल लाइन में तो जो चीज है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। CHO CH2OH, HOH है, OHH, HOH है, OHH, OHH है, HOH, और OHH है यहां पर OHH। ठीक है, हूबहू हमने मिरर इमेज बना दी है। ये जो मिरर इमेज होती है, दिस इज नोन एज डी आयोडोज। अगर आपसे पूछ रहे which of the following is the enantiomer of D-glucose, then D-iodose is the answer and here is the structure. You just have to draw the mirror image of D-glucose enantiomer. ठीक है, ये दोनों आपस में enantiomer होते हैं। इतनी चीजों के बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एनोमर्स। Now what are anomers? सबसे पहले एनोमर्स आपको ये पता होना चाहिए कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। आप जिस स्ट्रक्चर में ग्लूकोज को देख रहे हैं, ग्लूकोज एक्चुअली मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में या पूरी केमिस्ट्री में आपको पूरे बायोमोलिक्यूल्स में आपको ग्लूकोज उस स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। फिर किस में देखने को मिलेगा? ग्लूकोज आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा? देखिए, एक 6 मेंबर की रिंग होगी और ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेटरी इसी स्ट्रक्चर में होती है। HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। ठीक है, ये है ग्लूकोज का, ये है आपके ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। नाउ व्हाई वी से अल्फा डी एंड व्हाट इज बीटा डी? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एनोमेरिक कार्बन। दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, दिस कार्बन पोजीशन नंबर 1। व्हाई? कार्बन अटैच्ड to 2 oxygen atoms is called the anomeric carbon. Can you see? यहां पे जो कार्बन है, ये यहां पर भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यहां पर भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है। सो बिकॉज इट इज अटैच्ड टू two oxygen atoms, that's why it is known as the anomeric carbon. Now what are anomers? Likewise, we see what are epimers. Epimers are the diastereomers which differ in configuration at only one carbon. What are anomers? Write the definition. Anomers. Diastereomers which differ in configuration at the anomeric carbon. मतलब ये है आपका एनोमेरिक कार्बन। यहां पर जब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा? ड्रॉ करते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये HOH है ना, इन्वर्टेड OHH, rest all remains the same. HOH, OHH, HOH, CH2OH and H। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हमने बोला था ना अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। व्हाई पाइरानोज? बिकॉज दिस वर्ड्स पाइरानोज स्टैंड्स फॉर 6 member ring।
ठीक है, इसको हमने बोला ना अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोज की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इसी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होती है। Why glucose does not give positive Skiff's test if it has an aldehydic group? Why? Because it does not contain a free aldehyde group, and this property is explained by this structure. You can see. ठीक है, ये जो हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस तरीके से, इससे हमें हमारी ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेटरी होती हैं। दिस इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड दिस इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, दिस स्ट्रक्चर। Note it down. After that we'll move forward. Now, as I have already said, this lecture is for JEE Advanced also. So I am mentioning you some fact-based data which could be possibly asked in further upcoming JEE Advanced examinations. And this data is taken from the famous organic chemistry book by Solomons, which you might be reading also for your JEE Advanced preparation. Let me mention you the fact. It's about some important facts. Melting point. Melting point of what? Melting point of alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. From where all these facts have been taken? These have been taken from Solomons. Now, which of the following has a higher melting point? The answer is this. Beta D glucopyranose has a higher melting point. Move on to the second factor. That's the stability, I guess. Yes. Stability. ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आगे तो ये मैथमेटिकली प्रूव भी हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको याद रखिए, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी glucopyranose. Beta D glucopyranose is more stable. It has a higher melting point as well. It is considered the more stable as compared to alpha D glucopyranose. So these are the facts, and these facts you have to read about further compounds also. For example, you have to read about beta mannose. Third point is your stability of regarding. अभी मैंने ग्लूकोज के बारे में 2 फैक्ट्स बताए, एक फैक्ट लिखिए उसके बारे में। अल्फा डी मैनोज, अल्फा डी मैनोज एंड बीटा डी मैनोज, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ठीक है, बीटा डी मैनोज इज योर आंसर। रीजन एज मेंशन्ड इन द बुक, इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन। सी, you don't have to go into a neck-breaking research for all this. There are things which are provided in the coaching institute material, there are things which are provided in the book, and examiners used to ask directly from that. So just get these 3 facts by heart, and the most important trick I have told about glucose and beta D glucose and regarding melting point stability, everything you can see beta is greater than alpha. So you can simply memorize this also. Okay? Now, we will be starting with preparation of D-glucose, and we will study it in detail, all things related to it, tolerance test, why does it give tolerance test, and all the logic behind it. So there are 2 methods. Preparation of D-glucose. How it could be prepared. The first method is the hydrolysis of starch. When you hydrolyze starch C6H10O5N, then it gives N units of C6H12O6. Earlier I have mentioned that when more than 10 units are produced on hydrolysis of a polysaccharide,
Then starch is one of the example. You can consider starch as a polysaccharide because it produces more than 10 units of polyhydroxyaldehyde or ketones on hydrolysis. First is starch. The second method for preparation is hydrolysis of sucrose. How? C12H22O11. This compound on hydrolysis produces glucose as well as fructose. अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों प्रोड्यूस करता है. आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज करता है कि बीटा डी ग्लूकोज करता है, अल्फा डी फ्रुक्टोज करता है कि बीटा डी फ्रुक्टोज करता है, वो हम आगे की डिटेल में पढ़ेंगे. ये फिलहाल मैंने आपको दो मेथड्स लिखवा दी. मेथड्स और भी हो सकते हैं. माल्टोज को भी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको ग्लूकोज ही मिलेगा. ठीक है. अच्छा, तो ये तो आपके हो गए दो मेथड्स पर मैंने लिखवा दिए इंपॉर्टेंट क्या थे जो. अब चलते हैं आगे ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पर. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. प्रॉपर्टीज. इट्स अ मोनोसैकेराइड. It's optically active. It's levorotatory. No, sorry, it's dextrorotatory. Dextrorotatory. Moreover, some more properties. It's a reducing sugar. It shows mutarotation. And soluble in water. ठीक है. So these are some of the basic properties of a glucose compound. मतलब for not compound, for glucose. डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. डेक्स्ट्रोरोटेटरी की लीवरोटेटरी कैसे बताया जाता है? पोलैरिमीटर एक डिवाइस होती है, उससे बताया जाता है. ठीक है. रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटारोटेशन. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज रिड्यूसिंग, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड व्हाट इज मेंट बाय म्यूटारोटेशन. फर्दर हम देखेंगे कि कैसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के बताया जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा कंपाउंड म्यूटारोटेशन दिखाता है, नहीं दिखाता है. जैसे इफ यू सी सुक्रोज, तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है. सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर. व्हाई? हाउ कैन यू एनालाइज विद द स्ट्रक्चर इफ यू डोंट मेमोराइज द फैक्ट और इन केस यू फॉरगेट इट. सो अगर आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर याद है तो वो देख के भी आप बता सकते हो कि वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, म्यूटारोटेशन दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं, ग्लूकोज के कुछ केमिकल रिएक्शंस पे चलते हैं. सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन आती है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आस्क्ड आल्सो इन जेईई एडवांस 2019 मल्टी करेक्ट पार्ट, जहां पर आपको ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकारिक एसिड के बीच उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है. इफ यू सी द गो एंड सी द पेपर ऑफ जेईई एडवांस 2019. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल रिएक्शंस, and the first property you are going to study is oxidation reaction. How to oxidize glucose. Now what are the various reagents we use for it? Let me mention. Let me summarize. You will study oxidation by Tollens reagent, Fehling solution, and by Br2 water. Now why I have mentioned all this in a single A part? Because इन तीनों से जो प्रोडक्ट आता है, तीनों से सेम प्रोडक्ट आता है. ठीक है. एक हम क्या लिख सकते हैं, HNO3, इससे अलग प्रोडक्ट आता है. ठीक है. सो जब टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या Br2 वाटर, इनमें से कुछ भी डाल दो, एक प्रोडक्ट आएगा. HNO3 डाल दो, एक प्रोडक्ट आएगा. क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे देखते हैं. ऊपर वाले से आपके जो आपके ये तीन कंपाउंड है, अगर हमने डी ग्लूकोज लिया, आप डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेना, उसमें अगर हमने ए डाल दिया, व्हाट इज ए? टॉलेंस, फेलिंग, Br2 वाटर. अगर हमने ए डाल दिया देन यू विल सिंपली गेट an acid, a carboxylic acid, you say HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH. ठीक है.
क्या हुआ, आपने ऊपर जो CHO ग्रुप था वो आपको ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला गया, कार्बोक्सिलिक में चला गया. दिस एसिड इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड. दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड. आई थिंक दे मेंशन्ड दैट ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर गिव्स, एक ऑप्शन ग्लूकोनिक एसिड था और दूसरा जो हमारे दिमाग में चलता है ग्लूकारिक एसिड. ग्लूकारिक एसिड कब बनता है, अगर डी ग्लूकोज में, when D glucose second reaction D glucose is treated with HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ऊपर का CHO ग्रुप और नीचे का CH2OH वाला ग्रुप दोनों कार्बोक्सिलिक में चेंज. हाउ, इन दिस वे. ये आपका बन गया ग्लूकारिक एसिड. सो जब HNO3 के साथ रिएक्शन करें तो ग्लूकारिक एसिड मिलता है. जब डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करें, डी ग्लूकोज की टॉलरेंस फेलिंग या Br2 वाटर में से किसी के साथ रिएक्शन करें तो ग्लूकोनिक एसिड मिला. दोनों के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, जो आपको ग्लूकोनिक एसिड है दैट कंटेन्स one C double bond OH group and your ग्लूकारिक एसिड कंटेन्स 2 COOH ग्रुप. कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप होते हैं. नोट करिए इसको, आगे चलते हैं फिर. And the reason why they are known as reducing sugar, I have mentioned the property of glucose that they are reducing sugar. But why? Because they reduce tolerance and Fehling solution. उनको रिड्यूस कर पाने में सक्षम है, that's why they are known as reducing sugar. ठीक है, मेंशन कर लीजिए रीजन रिड्यूसिंग शुगर होने का. होप यू गॉट माय पॉइंट. ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे. एक तरह की ऑक्सीडाइजिंग और है, ये तो आपकी दो तरह की मैंने बता दी. आपने पीरियोडिक एसिड का नाम सुना होगा, HiO4, उसी से रिलेटेड है. When you study this all is periodic acid oxidation is not in I guess JEE main syllabus. Even अगर है भी तो बहुत थोड़ा बहुत दिया होगा, but it is a part of JEE advanced syllabus more or less. देखते हैं कैसे. आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लीजिए. Here is the structure of glucose. C part, periodic acid HiO4 कैसे कैरी आउट होता है देखो. HOH OHH HOH. नाउ इतना तो हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब हमें ये देखना होता है कि किसको कैसे कैसे ऑक्सीडाइज करना है. सबसे पहले इसको करने का एक तरीका होता है. अगर आपने अपना ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है ग्लूकोज, तो आपकी कोचिंग के टीचर ने आपको HiO4 की से ऑक्सीडेशन पक्का सिखाई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है HiO4 से. ये जो CH2OH है इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं ऐसे. ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों, इसका मैं रीजन दूंगा. When I will take a class, I will upload a lecture on alcohol, phenol, ether and in the oxidizing part. उसमें बताऊंगा HiO4 से कैसे करते हैं. अभी मैं यहाँ बेसिक सा बता देता हूँ कि यहाँ कैसे करते हैं. जस्ट लेबल द कार्बन्स नंबर 1 to नंबर 6. कैसे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब आप क्या करिए, आप बॉन्ड तोड़ते जाइए. कौन कौन से बॉन्ड तोड़ने हमें, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच और 5 से 6 के बीच. ठीक है, कैसे तोड़ना है, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया. 5 बॉन्ड तोड़े, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच और 5 से 6 के बीच. समझ नहीं आता है, वीडियो को जरा एक बार रिप्ले करके देखिएगा. ठीक है, आपने 5 बॉन्ड तोड़ दिए. अब क्या करिए, अब ये सोचिए कि एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किस चीज में जाएगा. ये आपका एल्डिहाइड है, ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है. ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी जाने की कहां है, फॉर्मिक एसिड बनेगा. तो इसका तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड. 1 मोल तो आपके पास ऊपर से आ गया फॉर्मिक एसिड.
अब जितने बॉन्ड आपने तोड़े उनके बीच में डबल बॉन्ड दो घुसाते जाइए। जैसे ये तोड़ा ना 1 और 2 के बीच, इसके बीच घुसा दीजिए डबल बॉन्ड दो। फिर ये 3 और 4 के बीच तोड़ा है, इसके बीच घुसा दीजिए डबल बॉन्ड दो। 4 और 5 के बीच भी एक है, यहां घुसा दीजिए डबल बॉन्ड दो। और 5 और 6 के बीच भी है, यहां घुसा दीजिए डबल बॉन्ड दो। मैं रीजन बताऊंगा मैंने क्यों घुसवाया अभी, ठीक है। तो ये जब आप देखिएगा तो ये आपका कंपाउंड 1 2 3 4 आपके 4 आ रहे हैं, प्लस 4 और फॉर्मिक एसिड के कंपाउंड आ रहे हैं। कैसे? H C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से 1 2 3 4 आपके आ गए। और छठे वाले में, छठे के नीचे जो ये आपका ये यहाँ डबल बॉन्ड O मत घुसाना, यहाँ जो ये OH है ना इसको ऑक्सीडाइज कर देना डबल बॉन्ड O में। कैसे? HC डबल बॉन्ड OH। सो कंप्लीट रिएक्शन के बाद आपको मिल जाएंगे 5 मोल्स फॉर्मिक एसिड प्लस 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, समझ नहीं आया तो करना। अब आप ये पूछेंगे कि मैंने डबल बॉन्ड O क्यों घुसा, यहाँ क्यों नहीं घुसा है? दिस इज अ ट्रिक फॉर डूइंग। अगर आपका OH ग्रुप इस तरीके से हो कि दोनों साइड हाइड्रोजन ना हो और एक साइड HO एक साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, मतलब एक तरफ है दूसरी तरफ OH, तो आपको डबल बॉन्ड O घुसाना है, जैसे मैंने सब में किया। जब आपके दोनों साइड HO, तब आपको जो OH है तब आपको डबल बॉन्ड O घुसाना नहीं, जो OH है उसी को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। सो हियर वी सी इट कि, और अच्छा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, अगर आपने हिमांशु पांडे MS चौहान जैसी किताबें कभी लगाई होंगी तो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 आर रिक्वायर्ड, ये X की वैल्यू भी बतानी होती है। तो देखिए जो आपका ये है, जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें कितने बन रहे हैं? 5 और एक ये नहीं, जितने आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होते हैं, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कितने HiO4 चाहिए? एक ये, टोटल 5 बॉन्ड तोड़ने, 6 का कंपाउंड आपको 5 बॉन्ड तोड़ने। तो नंबर वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 5। X इक्वल टू 5 डिनोट्स देयर आर 5 मोल्स ऑफ HiO4 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ डी ग्लूकोज। और ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है क्या ये? अब HiO4 का ऑक्सीडेशन बाकी एग्जांपल्स में कैसे होती है, अगर आपने अच्छी अच्छी किताबों में देखा होगा, विनीत खत्री सर की बुक है, MS चौहान, हिमांशु पांडे, सब में क्वेश्चंस गिवन है। बाकी में कैसे होती है, इसके अलावा जब एक और का लेक्चर आएगा तो आप उसमें देखना। अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए कि हमने क्या किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तोड़ते गए, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच। जहां HOH थे वहां पर हमने डबल बॉन्ड इंसर्ट किया। जहां सिर्फ OH एक था और 2 H थे साइड में, वहां हमने OH को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। इट माइट बी अ लिटिल बिट न्यू कांसेप्ट फॉर ऑल दोस जिनको ये चीज नहीं पता थी, आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सेकंड रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डी ग्लूकोज का जो रिडक्शन होता है उसे हमें कैसे टैकल करना है, कौन कौन से मेनली रिएजेंट्स डाले जाते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। Your second reaction is reduction of D-glucose. मेनली 2 रिएजेंट्स के साथ डील करने वाले हैं हम, रेड फॉस्फोरस प्लस HI एंड सेकेंड योर सोडियम एमर्गम NaHG। ठीक है, इनके साथ कैसे डील करेंगे? सबसे पहले जब हम रेड फॉस्फोरस HI डालेंगे, ये रेड फॉस्फोरस HI आपने उसमें पढ़ा होगा, एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये है ना आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। रेड फॉस्फोरस इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको 6 मेंबर की कार्बन दिख रहा है ना, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये इसको 6 मेंबर के सिंगल चेन एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। मींस ये जो ऊपर का CHO है और इन सबको ये कन्वर्ट कर देगा CH3 CH2 होल्ड 4। जस्ट लिखने में थोड़ी गलती हो गई, ये इसको हेक्सेन बना देगा। कैसे? CH3
CH2 होल 4 CH3। ठीक है, क्या बना दिया इसने, हेक्सेन। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसने पूरे कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। एल्केन की प्रिपरेशन में भी आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेड फॉस्फोरस प्लस HI। अगला देखते हैं सोडियम अमलगम से क्या होगा। अगर हमने डी ग्लूकोज में सोडियम अमलगम डाल दिया तो सोडियम अमलगम से क्या होगा, जो आपका CHO वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप चेंज होगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू C2OH। बाकी आपका एज इट इज रहेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा सॉर्बिटॉल। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम से ट्रीट करने पर क्या असर पड़ता है, सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI रिडक्शन पे क्या होता है, हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन is your reaction with HCN. Now it is mainly a cyanohydrin formation, और अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन में साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन पढ़ी होगी, खूबहू बस उसी के रेप्लिका है। अंतर क्या है, उसमें आपको छोटा कंपाउंड देखने को मिलता था, इसमें बड़ा सा ग्लूकोज देखने को मिलेगा। रिएक्शन तो करानी एल्डिहाइड से, कैसे, HOH HOH OHH, स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए आपको, HOH। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन आपने उसमें करवाई थी, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोल देंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज है, CN माइनस का अटैक एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। हाँ, CN माइनस है, आएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, फाइनली आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा और तो कोई इसमें है नहीं एल्डिहाइड कीटोन जिससे रिएक्ट करे साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर, लेट मी मेंशन, दिस इज योर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अगले रिएक्शन पे चलते हैं। क्या डाला हमने, HCN। अगले रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन विद NH2OH। नेक्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज में टोटल 9 केमिकल रिएक्शन आपको पढ़नी है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ वन। रिएक्शन नंबर 4, NH2OH। अभी आपको पता होना चाहिए, इट्स बेसिकली एन ऑक्साइन फॉर्मेशन और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको ग्लूकोऑक्साइन बोलेंगे। क्या डाला हमने, NH2OH। क्या शॉर्टकट होता है, लेट मी ड्रॉ। इस तरीके से आप लोग पानी को बाहर निकाल देते हैं और इसके साथ डबल बॉन्ड जोड़ देंगे। क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, HOH OHH HOH HOH CH डबल बॉन्ड NOH, नीचे आपका CH2OH आ जाएगा एंड दिस इज योर ग्लूकोऑक्साइन। ठीक है, ये था आपका रिएक्शन नंबर 4। अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज एनसीईआरटी भी मेंशन्ड है, मेंस भी आ चुका है। द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर्मिंग पेंटाएसिटेट ग्लूकोज, द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विद ग्लूकोज फॉर्मिंग पेंटाएसिटेट ग्लूकोज कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, द आंसर इज 5 OH ग्रुप्स। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड से
इसकी रिएक्शन हम स्टडी करते हैं। Going to be your reaction number 5th. Reaction with acid anhydride. Acid anhydride, ठीक है, ये आपका क्या है, CHO लगा हुआ है, ठीक है। अब रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, 5 मोल ये चाहिए होते हैं, CH3O O C CH3। क्यों 5 मोल चाहिए होते हैं? पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने आप चेक करिए, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा सिर्फ OH के साथ, रिएक्ट्स विथ OH। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपने इसका रिएक्शन पढ़ा होगा अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करिए तो अल्कोहल कितने हैं, 1 2 3 4 5, सब जगह रिएक्ट करके ये रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप्स को, और जो आपको उधर प्रोडक्ट मिल जाएगा उधर जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इस पूरे प्रोडक्ट को कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं, कंडेंस फॉर्म में ज्यादा बढ़िया रहेगा। CHO CO CH3, ये होल्ड फुल हो जाएगा, और जो नीचे वाली चीज है CH2 ये आपकी हो जाएगी, 1 मिनट, इस तरीके से, ठीक है। ये जो चारों ग्रुप्स हैं 1 2 3 4, चारों अल्कोहलिक ग्रुप्स को हमने एक साइड कर दिया 4, और जो नीचे वाला CH2, इसके आगे जो ये सीट पूरा ये ग्रुप आके लगा था, ये तो OH हटा ना, यहाँ से OH के साथ रिएक्शन हो गई, तो जो ये OH हटा तो उसके साथ पूरा आके ये वाला जो ग्रुप था आपका, ठीक है। ऑक्सीजन इस वाले ग्रुप पे यहाँ अटैच होगा, इस बात को याद रखिएगा। दिस इज योर ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। क्वेश्चन क्या आता है, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिड एनहाइड्राइड resulting in formation of glucose pentacetate confirms the presence of what? It confirms the presence of 5 hydroxyl groups, 5 alcoholic groups. Okay, ठीक है। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, अभी आपकी 4 रिएक्शंस और बच रही हैं आई गेस, क्योंकि अभी 5 ही हो पाएंगे, ठीक है। अभी ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन और आपकी लॉब्रेजेवियन एकांस्थिन रीअरेंजमेंट, ठीक है। बेसिकली आइसोमराइजेशन रिएक्शन है वो, नाम में थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होती है, बेस जब डाल देते हैं किसी ग्लूकोज में तो क्या होता है उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन, म्यूटा रोटेशन, ठीक है, और आपकी वही इंडायर रीअरेंजमेंट। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाकी रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट एक चीज मैं बता देता हूँ, अगला जो हम देखेंगे ओसाजोन, जो हम 6 नंबर पे रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज ओसाजोन फॉर्मेशन। कैसे होती है, क्या होती है, अगली क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में इतना बता दूं, अगर आपको इतना भी याद है तो आपका कम से कम मेंस का काम और कहीं तक एडवांस का भी काम चल जाएगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज, इन तीनों का जो ओसाजोन बनता है, ओसाजोन क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, येलो कलर क्या होता है, सब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इन तीनों का जो ओसाजोन बनता है, इन तीनों का ओसाजोन सेम बनता है। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फॉर्म्स सेम टाइप ऑफ ओसाजोन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज। रीजन क्या होता है, क्यों सेम बनता है, कहां से हमें देखना होता है स्ट्रक्चर से, वो मैंने हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज इस पूरे डिस्कशन को 5 रिएक्शन की ग्लूकोज तक कवर अप रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया, मैं ब्रीफ बता दूं, हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए, उनकी कैटेगरी डिस्कस की, मोनो, ऑलिगो, पॉली। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर एल्डोज, व्हाट आर कीटोज। फिर हमने ग्लूकोज के इनैंशियोमर्स एज वेल एज ग्लूकोज के एपीमर्स, 2 एपीमर्स, C2 एपीमर्स एंड C4 एपीमर, गैलेक्टोज और मैनोज वाले 4G कोड याद किया।
फिर हमने एनोमर्स के बारे में डिस्कशन की, एनोमर्स कैसे, मतलब एनोमर्स का मतलब क्या होता है। फिर हमने कुछ फैक्ट बेस्ड देखी चीजें सोलोमन से, मैंने आपको बोली थी कि मैंने उस चीजों को फाइंड आउट किया, रिसर्च की है, तो वो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स लिखवाए। फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ डी ग्लूकोज देखी, ग्लूकोज की कुछ 6-7-5 प्रॉपर्टियां देखी। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ग्लूकोज का रिडक्शन रिएक्शन किन किन रिएजेंट्स के साथ करना है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ऑक्साइन फॉर्मेशन एंड एसिटिक एंड पेंटाएसिटेट फॉर्मेशन, ये सब हमने ग्लूकोज का देखा। अब आगे के जो उसमें आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें फिर पूरा ग्लूकोज जेई एडवांस तक लेवल तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। थ्योरी पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, टाइम रहा तो आगे हम फिर क्वेश्चन पे भी लेक्चर लाने के बारे में सोचेंगे। सो कैसा लगा, ड्रॉप डाउन योर कमेंट एंड क्वेरीज। कोई भी अगर आपको चीज नहीं समझ आई हो, किसी चीज में डाउट हो, कोई रिसोर्स मटेरियल किसी भी तरह की कोई डाउट हो, ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि जेई एडवांस रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम है, और ये चैनल पर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन आपको केमिस्ट्री का मिलने जा रहा है। फिर आप केमिस्ट्री का मिल रहा है, बाद में मैं और भी सब्जेक्ट्स इस पे लाने की कोशिश करूंगा। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू, दिस इज राज फ्रॉम NIT इलाहाबाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।